हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव देखने वाले हैं, जिसमें हम रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जो है ये सारी व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की हम अगर बात करें तो इस समय जो है 7वीं शताब्दी में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। यूरोपीय व्यापारी भारत में सूती व रेशमी वस्त्र, मसाले, नील, अफीम, चीनी आदि का क्या करते थे? निर्यात करते थे। बदले में भारत में सोना-चांदी आने से उसको उस समय की सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि व्यापार यहाँ से जो है बहुत अच्छा था। अब देखिए निर्यात के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, तो जब निर्यात करेगा तो बा बदले में वहाँ से पैसा भी तो आएगा, तो ये चिड़िया बन गया था। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्लासी व बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए। व 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शिकंजे में फंस गई। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के कारण भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया। परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया। भू-राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण हुआ और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। अब औद्योगिक क्रांति हो गई, तो चीज़ें क्या होने लग जाएँगी? बदलने लग जाएँगी। ब्रिटिश सरकार ने कपड़ा उद्योग को संरक्षण देने के लिए 1700 में ही भारत से आने वाले रंगीन व छपे हुए वस्त्र पर जो है इंग्लैंड में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह सूती वस्त्रों पर 15% आयात कर लगाया था। 1720 में भारतीय रेशमी व छपे हुए वस्त्रों पर इंग्लैंड में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था व पहनने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया था कि अगर आप भारतीय वस्त्र पहनते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं तो उस पर क्या है आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी जो है महिलाएं बहुत पसंद किया करती थी। केवल हॉलैंड के ने भारतीय सूती वस्त्रों के आयात पर ना तो प्रतिबंध लगाया और ना ही कोई आयात शुल्क लगाया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के कारण भारत कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का ग्राहक बन जाता है, जिससे स्थानीय उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं। ब्रिटिश काल में ही इंपीरियल प्रेफ़रेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया गया था, जिसके तहत भारत में ब्रिटिश आयतों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक नीतियों के 3 चरण थे। अब रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक नीतियों के आधार पर 3 चरण बताए हैं। अंग्रेज आर्थिक नीति को जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक आर्थिक नीति कहा है। और कार्ल मार्क्स ने उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। कौन-कौन से? वाणिज्यिक चरण 1757 से लेके 1830 और दूसरा है स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद व मुक्त व्यापार का चरण जो कि था 1813 से लेके 1858। इसे आदर्श चरण भी कहा गया। फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म जो है इसको कहा गया। वित्तीय पूंजीवाद फाइनेंशियल कैपिटलिज्म यह चरण जो है 1858 के बाद से लेकर 1947 तक रहा है। वाणिज्यवाद या उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी ने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर व्यापार में एक अधिकार स्थापित किया था, किसमें? पहले चरण में। और इस उद्देश्य से देश की राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गई। फिर जो है 1757 से लेके 72 तक का काल जो है औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है। 1780 में वारेन हेस्टिंग के समय नमक व अफीम के उत्पादन का एक अधिकार कंपनी को मिला। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा
कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया व 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर क्या कर दिया? प्रतिबंध हटा दिया था। अब देखते हैं अनौद्योगिकीकरण। भारत में 1800 लेके 1850 में का समय जो है अनौद्योगिकीकरण का काल था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मजबूत हो रही थी, जबकि भारत में परंपरागत उद्योग व हस्तशिल्प समाप्त हो रहे थे। ब्रिटिश शासन में सर्वाधिक क्षति भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को हुई। सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लॉर्ड लिटिन के निर्णय से ब्रिटिश उद्योगों को क्या मिला? लाभ मिला। और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन कपास का सर्वाधिक निर्यात करते थे। गवर्नर जनरल बेंटिक ने हस्तशिल्प के पतन पर कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ये किसने कहा था? बेंटिक ने कहा था। भारतीय बुनकरों को निर्देशित मूल्यों पर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए कंपनी द्वारा बाध्य किया जाता था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह अंग्रेज घुसपैठिया थे जिसने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने और भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर निकाल दिया और फिर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी। भारतीय हस्त यहाँ से जो है क्वेश्चन भी जो है यही कोटेशन पूछा भी गया है। भारतीय हस्तशिल्प के नष्ट होने से भारतीय बाजारों में लंकाशायर व मैनचेस्टर के कपड़े आ गए व भारत में बेरोजगारी व निर्धनता क्या हो गई? फैल गई। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या थी? घिनौनी थी। मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। भारत में ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों, रेलवों, डाक, तार, बैंक आदि सेवाओं का क्या हुआ? विस्तार हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने पूंजी निवेश किया। भारत में सस्ती मजदूरी होने के कारण अंग्रेज निवेश पर अच्छा मुनाफा कमाते थे। औद्योगिकीकरण का युग देखते हैं तो 1858 के बाद वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ। इसमें सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में किया गया, जबकि सर्वप्रथम पूंजी निवेश रेलवे में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने रेल के निर्माण में भी काफी पूंजी निवेश किया। रेलवे निर्माण 5% लाभ की गारंटी पर आधारित था, अर्थात सरकार रेलवे की पूंजी निवेश पर कम से कम 5% लाभ की गारंटी देती थी। भारत में रेल मार्ग का प्रमुख उद्देश्य कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों मतलब बंदरगाह तक ले जाना था। साथ ही सेना को भी विद्रोह के समय एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाया जा सके, इसका भी काम हुआ करता था। तो याद रखिए रेल का निर्माण जो है जो सामान है उसको बंदरगाह तक ले जाने और जो अगर विद्रोह हो गई है कहीं पर तो क्या है सैनिक पहुँचाने का ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। अंग्रेजी द्वारा अंग्रेजों द्वारा डलहौजी के समय भारत में रेल सेवा प्रारंभ करने के उद्देश्य थे खानों को बंदरगाह से जोड़ना, कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना और भारत में कंपनी की वित्तीय हितों की सुरक्षा करना था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। चाय कंपनी की स्थापना होती है असम में 1839 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लाल डलहौजी के काल में 1853 में बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई। पहली रेल गाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चली, किंतु हाल ही में एक शोध द्वारा यह तथ्य भी सामने आया कि 1851 में रुड़की यानी उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। भारत में रेल लाइन को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का युगदूत अग्रदूत कहा है। आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। रानादे द्वारा प्रकाशित इंदु प्रकाश ने लिखा कि रेलवे ने भारतीय समृद्धि को क्षति पहुंचाई है। सहचर अखबार ने 1884 में एक अंक में रेल को भारत के विकास में एक हथकड़ी कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने भारत में रेलवे के बारे में कहा है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई बात नहीं है, ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है।
तो ये बाल गंगाधर का कथन था। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रेलवे भारत में आधुनिक उद्योगों का सही रूप से पूर्वगामी था और 1858 में के बाद अंग्रेजों ने सरकारी ऋण व रेल के अलावा सिंचाई परियोजना, चाय, कॉफी व रबड़ के बाग, बागान खानों, जूट मिलों, जहाज रानी, बैंकिंग आदि में भी क्या किए, निवेश किए। मतलब उनके पास इतना पैसा इंग्लैंड में हो गया था, उस चीज़ का क्या किया जाए? तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, ये सब चीज़ें खोल दी। अब इससे खुल जाने से क्या होगा, उनको और ज़्यादा जो है रुपया पैसा जो है उनका आने लगेगा और सारी व्यवस्था जो है इनकी हो जाएगी, ये भी है। रेल, बैंकिंग, बीमा एवं जहाजरानी में सर्वाधिक ब्रिटिश निवेश था। इसी काल में भारतीय लघु उद्योग व हस्तशिल्प के पूर्णतः नष्ट हो जाने के बाद कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने आधुनिक उद्योगों में पूंजी लगाई। 1840 में बिहार के बेतिया में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई। सूती वस्त्र की पहली सफल मिल जो है कावसजी नाना भाई डावर ने 1853 ईस्वी में बम्बई में तारदेव नामक स्थान पर लगाई। वस्त्र उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगी। बम्बई गुजरात महत्वपूर्ण वस्त्र के केंद्र के रूप में विकसित हुए। भारत में कपड़ा उद्योग ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। भारत में पहली जूट पटसन जो है और जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल में रिश्रा नामक स्थान पर स्थापित होती है जूट की। 1874 में पश्चिमी बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर आयरन वर्कर की स्थापना वर्क्स की स्थापना की गई। मूलतः इसका नाम बंगाल आयरन वर्क था, जिसे 1870 में जेम्स एरिक्सन ने स्थापित किया था। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और वी.ओ. चिदंबरम पिल्लो ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग धंधों में तेजी से विकास हुआ क्योंकि भारतीय माल की भारत व विदेशों में युद्ध के कारण मांग हुई। लॉर्ड हार्डिंग ने 1917 ईस्वी में सर थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की। भारत में प्रारंभिक विदेशी पूंजी निवेश रेलवे में हुआ। अमेरिका के आर्थिक इतिहासकार मॉरिस डेविड मॉरिस ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल में भारत का अनौद्योगिकीकरण नहीं हुआ। इंग्लैंड में एक तर्क संगत प्रशासन दिया तथा कानून व्यवस्था के कारण औद्योगिक विकास तीव्र हुआ। अब देखते हैं धन का निकास और संपत्ति का आह्वान। धन के निकास से तात्पर्य भारत से इंग्लैंड जाने वाले उस धन से था जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक व व्यापारिक प्रतिफल नहीं मिलता था। प्लासी के युद्ध के बाद कई स्रोतों से धन निकास होने लगा, जैसे बंगाल का भू राजस्व अधिशेष, व्यापार का एकाधिकार, कंपनी के अधिकारियों को बंगाल व भारतीय शासकों से मिलने वाली मोटी भेंट, बलपूर्वक ऐंठा गया धन। आगे देखते हैं 1765 में के बाद जो है दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद यह प्रक्रिया और तीव्र हो गई। कंपनी भारत से ही प्राप्त इस राजस्व अधिशेष धन जैसे निवेश कहा जाता है, भारत में निवेश कर यहाँ से पर्याप्त योग सामान खरीद कर बाहर भेजती थी, जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता था। तो ये एक बताया गया है किस प्रकार से धन का यहाँ से निष्कासन होना शुरू हो गया था। 1765 के बाद यूरोप में महंगी वस्तुओं का आयात बिल्कुल समाप्त हो गया और मद्रास काउंसिल के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने कहा कि हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह काम करती है जिसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीजों को सोख कर, ये कौन कह रहा है, जॉन सुलिवान, टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया जाता है। अब धन का निष्कासन
का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपना लेख इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया में दिया था। यह पेपर 2 मई 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पहली बार पढ़ा था। दादा भाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेखों में भी धन का निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की है और ये लेख थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, द वांट्स and means rule in India 1870, on the commerce of India 1871। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत की विशद व्याख्या की गई तथा ब्रिटिश शासन को भारत का रक्त बहाने वाला नाला बताया गया। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि धन का निष्कासन ही समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन या आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या की थी, बुराई की थी, भर्त्सना की थी। दादा भाई नौरोजी ने कार्ल मार्क्स के समय से ही ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में अध्ययन करके तत्कालीन भारतीय राज्य व्यवस्था पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 1818 के बाद भारत से धन निष्कासन मुख्य रूप से ब्रिटेन को स्वर्ण व चांदी निर्यात करके किया गया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन धन बहिर्गम को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दी थी। अनिष्टों का अनिष्ट दादा भाई नौरोजी ने कहा था, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन धन बहिर्गमन अपवाहन सिद्धांत से तात्पर्य भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सर सैयद अहमद खान नारोजी के उत्सरण निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे मुस्लिम समाज का विकास और ब्रिटिश सत्ता के बने रहने में ही स्वभाव संभव मानते थे। अमृत बाजार पत्रिका और तिलक का मराठा अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन का विरोध करने वाले प्रमुख समाचार थे। अमृत पत्रिका और मराठा। अमृत पत्रिका के में लिखा कि अंग्रेज यह नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी शोचनीय दशा में पहुंच गया है। दादा भाई नारोजी के उत्तरदायित्व के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी है। महादेव गोविंद रानडे ने भी 1872 में धन के निष्कासन की क्या की थी, आलोचना की थी। धन संपत्ति के विदोहन को लेकर वेलवी यानी वेलवाई एक बेलवाई आयोग बनता है 1895 में और दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया गया था। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर्वप्रथम बजट पर भाषण देते हुए गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी व अर्थशास्त्री रोमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के राजस्व का आधा हिस्सा प्रतिवर्ष बाहर चला जाता है। दत्त के धन निष्कासन को एक बहते हुए घाव की तरह बताया है। रमेश चंद्र दत्त की जो पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक मानी जाती है। 1901 में इन्होंने लिखी थी। यहाँ पर उनका 1901 में आरसी दत्त का जन्म जो है 13 अगस्त 1848 को कलकत्ता में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 में बड़ौदा रियासत में हुआ था। आरसी दत्त की पुस्तक ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन अन फेमाइंस एंड लैंड्स असेसमेंट इन इंडिया का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में उठाए गए मुद्दों पर ब्रिटिश भारतीय सरकार को खंडन प्रकाशित करना पड़ा और सुधारवादी आर्थिक कदम उठाने पड़े। आरसी दत्त की लिखी पुस्तकें देखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द रामायण एंड द महाभारत, द महाभारत एंड द रामायण, 3 years in India, Indians in the Victorian Age, Great Epics of Ancient India, Lake of
पाम्स। तो ये सारी की सारी जो है आर.सी. दत्त द्वारा जो है लिखी गई थी। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो है सर्वप्रथम धन के निष्कासन को स्वीकार किया था। अब धन के निष्कासन के तत्व देख लेते हैं। गृह व्यय, होम चार्जेस, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश, विदेशों में लिए गए सार्वजनिक ऋण, सैनिक व असैनिक व्यय, पेंशन आदि, इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल में होम चेंज चार्जेस से संपत्ति के दोहन का महत्वपूर्ण अंग था, जिसके अंतर्गत लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण-पोषण के प्रयोग में लाई जाने वाली निधि एवं भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन व पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि संगठक थी। 1858 में के बाद जो है भारत विषयक मंत्री के इंडिया हाउस ऑफिस के खर्चों के लिए भारत से इंग्लैंड धन भेजना शुरू हुआ। इससे पहले लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सेक्रेटरी और उसके ऑफिस के खर्चे के लिए 1793 में भारत से भुगतान किया गया था और ये होम चार्जेस में शामिल थे। विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, विदेशी बैंक, बीमा एवं नौवहन कंपनियों द्वारा कमाया जाने वाला धन। आर्थिक विकास का अनुमान देखते हैं तो अलग-अलग विद्वानों ने इसका अलग-अलग अनुमान लगाया है। दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 से लेकर 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन वी राव ने किया था और इसके अनुसार 1931 से 32 में प्रति व्यक्ति आय जो है 62 रुपए थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ से 1865 से लेकर 66 ईस्वी तक जो है समस्त निकास 150 करोड़ पौंड था। 1901 में आर.सी. दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पौंड प्रतिवर्ष का निष्कासन का अनुमान लगाया और आर्थिक निकास से देश में पूंजी एकत्र नहीं हो सकी, जिससे भारत का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया, जबकि भारतीय धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास बढ़ा। भारतीय धन बाहर जाकर ऋण के रूप में भारत में आता था और जिस पर भारत को ब्याज भी देना पड़ता था, अर्थात भारत को भारतीय धन पर ही ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार ब्याज व ऋण का कुचक्र जो है बन गया था। 1833 के बाद अधिकांश निकासी भारत में ब्रिटिश पूंजी के निवेश से ही थी। अब यहाँ पर जो है भू-राजस्व व्यवस्था में एक अलग सेपरेट वीडियो इसका बनाएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप